नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस बीच एक बड़ी खबर कोरोना वायरस से ही जुड़ी हुई खबर यह है कि मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना के मरीजों के परिवार वालों को क्वारंटीन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला किया है। आरोप है कि लोगों ने एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की है। बताया ये जा रहा है कि इस हमले में एम्बुलेंस में बैठे स्वास्थ्य कर्मियों और कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुछ डॉक्टरों को बंधक बनाए जाने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को वहां भेजा गया। इस बीच सीएम योगी ने आरोपियों पर रासुका लगाने की बात कही और कहा कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये तस्वीरें बता रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम जब अपने काम में लगी थी तो वहां पर मौजूद लोगों ने इस तरह से उनकी गाड़ी पर हमला किया है, शीशे तोड़ दिए हैं गाड़ी की और पथराव की भी जानकारी है। लोगों ने मचवाया आतंक। तो एम्बुलेंस पर पथराव की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आई है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम एक परिवार के लोगों को क्वारंटीन करने पहुंची थी। लेकिन इसी दौरान जैसे ही इस गाड़ी को देखा, इसमें बैठे स्वास्थ्य कर्मियों को लोगों ने देखा, उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। डॉक्टर के घायल होने की जानकारी, एम्बुलेंस को पूरी तरह से तोड़ दिया। बताइए, हर शहर, हर जिले का इवैल्यूएशन किया जाएगा और किस डिस्ट्रिक्ट और किस रीजन में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, केसेस कैसे मैनेज हो रहे हैं, उसका एक इवैल्यूएशन किया जाएगा। उस संबंध में उन्होंने कहा था कि इवैल्यूएशन करते हुए एक डिटेल्ड गाइडलाइंस आज इशू की जाएंगी, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक डिटेल्ड डायरेक्शन आज स्टेट्स को जारी की है। उसमें हमने स्टेट से स्पेसिफिकली कहा है कि हमें इस लॉकडाउन की अवधि का सदुपयोग करना है। अब तक हमें जो सफलता कोविड मैनेजमेंट के स्प्रेड को मैनेज करने में मिली है, उसको हमें फर्दर कंसोलिडेट करना है। इसके तहत देश के हर जिले, उसको हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स लेकिन वहाँ पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कि कोई केसेस नहीं आए हैं, उसमें बांटा गया है। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट का मुख्य क्राइटेरिया है वह जिले जहाँ पर या तो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो डबलिंग रेट ऑफ केसेस वहाँ पर कम है। आज उसी संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज, डीजीपीज, हेल्थ सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, म्युनिसिपल कमिश्नर्स और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के साथ एक डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस ली गई थी, जिसमें हमने मुख्यतः उन्हें हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डिटेल बताते हुए कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज फील्ड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट करनी है, उसके बारे में फिर से एक ओरिएंटेशन एक्सरसाइज की है। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्हें लार्ज कंटेनमेंट आउटब्रेक स्ट्रैटेजीज, लार्ज आउटब्रेक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज और क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में बताया है। उस स्ट्रैटेजी के संबंध में कैसे कंटेनमेंट जोन, कैसे बफर जोन को डिलीनेट करना है, उसके बारे में बताया गया। कंटेनमेंट जोन में किस तरीके से प्रॉपर पैरामीटर मैपिंग, क्लियर एग्जिट और एंट्री पॉइंट डिफाइन किए जाएं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। वहां पर जो हमारी कंटेनमेंट जोन होगी, एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज, बाकी कोई भी मूवमेंट और एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में स्पेशल टीम्स के द्वारा केसेस की एक एक्टिव सर्च की जाएगी। वहां पर सैंपलिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उन सैंपल्स की टेस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर के एरिया को, जिसको हम बफर जोन कहेंगे, वहां पर भी सभी हेल्थ फैसिलिटीज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनको ओरिएंट किया जाएगा और वहां पर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सीवियर रेस्पिरेटरी एक्यूट सिंड्रोम, जो उस टाइप के ब्रेथलेसनेस से रिलेटेड केसेस होंगे, उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। हमारी तैयार की गई ये स्पेशल टीम्स जो कि कंटेनमेंट जोन में काम करेंगी, वे सभी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करेंगी और साथ ही हाउस टू हाउस विजिट भी करेंगी। इस टीम्स में हेल्थ स्टाफ के अलावा लोकल रेवेन्यू स्टाफ, लोकल कॉरपोरेशन स्टाफ और साथ ही जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जैसे कि रेड क्रॉस, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, उन सब वॉलंटियर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हाउस टू हाउस सर्वे के द्वारा हम उस केस में, उस एरिया में जिसमें भी सर्वे होगा कंटेमिनेट एरिया में, उसमें फीवर, कफ और ब्रेथलेसनेस से रिलेटेड केसेस को आइडेंटिफाई करते हुए
उन पर एज पर प्रोटोकॉल एक्शन लेंगे। साथ ही डेली इवनिंग जो भी डेटा फील्ड सर्वे के हिसाब से आएगा उसको जिला स्थाई पर आइडेंटिफाई करते हुए फोकस एरियाज ऑफ इंटरवेंशन बनाए जाएंगे और उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। इस कार्य में हेल्थ स्टाफ, रेवेन्यू स्टाफ के अलावा जिला स्तर पर कभी काम करने वाले सभी डिपार्टमेंट के स्टाफ को ओरिएंट किया जाएगा, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। एज आई हैड मेंशन्ड अर्लियर, हमारा रिस्पॉन्स कोविड के संबंध में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रहा है। इसके साथ ही जिलों को बताया गया है कि वे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाएं, माइल्ड केसेस के लिए कोविड केयर सेंटर्स, सीवियर केसेस के लिए जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध हो उसके लिए कोविड हेल्थ सेंटर्स, और क्रिटिकल केसेस जहां पर वेंटिलेटरी सपोर्ट भी उपलब्ध हो उसके लिए कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। हमने उनको स्पेशली क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ पॉजिटिव केसेस के बारे में फोकस करने के लिए कहा है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट इज एक्चुअली ए मेजर की इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव पेशेंट मैनेजमेंट। हमने उनसे कहा है कि एम्स की जो कॉल सेंटर को हमने बनाया है उसका इस्तेमाल करते हुए पेशेंट का क्लिनिकल मैनेजमेंट एज पर प्रोटोकॉल हो और पूरा यत्न किया जाए कि कोई भी पेशेंट, कोई भी केस हमारा फेटालिटी में कन्वर्ट ना हो। हर केस को जिला स्तर पर, सीनियर स्थाई पर डे टू डे क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए मॉनिटर किया जाए। जिले को फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जैसे कि जो हमारे रिस्क केसेस होते हैं उनके लिए HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के अलावा नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एटिकेट्स को भी प्रमोट करने के लिए कहा गया है। जिलों को स्पेशली कहा गया है कि जो भी हेल्थ स्टाफ या जो वॉलंटियर इस कार्य में जुड़े हैं उन सबको प्रॉपरली ओरिएंट किया जाए, उनको इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाए और रेलेवेंट स्टाफ को क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए। इसमें उनसे ये भी कहा गया है कि हमें केसेस के आने की वेट नहीं करनी है, हमें टीम्स पहले से बना के उनको ओरिएंट कर रेडी रखना है। उनसे कहा गया है कि इसके लिए संबंधित ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल iGOT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल किया जाए। जो जिले आज केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हॉटस्पॉट की कैटेगरी में नहीं आते हैं उन पर भी उसी मोमेंटम और उसी अटेंशन से काम करने की जरूरत है। ये हमारे पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं, वहां पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान के हिसाब से कार्य किया जाए। हाँ, वहां पर भी हमारा फोकस हो कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, सर्वेलेंस करें, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें ताकि इन इलाकों में भी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकें। साथ ही जो हमारे नॉन इफेक्टेड जिले हैं वो नॉन इफेक्टेड ही रहें, उन पर कार्य करने की जरूरत है। वहां पर हमें कम्युनिटी से एंगेज करते हुए अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना है। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बनाने हैं और उनके साथ ही ILI दैट इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की मॉनिटरिंग करनी है, उनसे रिलेटेड टेस्टिंग करनी है। हमारा एफर्ट रहे कि इन जिलों में कभी भी कोई केस ना आए। हमें ये सारे कार्य कम्युनिटी को जोड़ते हुए, कम्युनिटी को साथ लेते हुए करना है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आप सबको कहा है, रिक्वेस्ट की है कि हमारे पूरे एफर्ट्स शुरू से ही समस्त समाज और संपूर्ण सरकार को मिलकर कार्य करने से रहे हैं। हमें सभी जिलों को कहा है कि वो एक जिले लेवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर कोविड-19 बनाएं। जिलों को कहा गया है कि एक की फेलियर पूरे देश की फेलियर का कारण हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि कंटेनमेंट प्लान पूरे देश में हर जिले में यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट हो। सबकी इंडिविजुअल सक्सेस ही देश की सक्सेस का कारण बनेगी। हमें कॉन्स्टेंटली अलर्ट पर रहना है और हर तरीके से इस बैटल में सक्सेसफुल होना है। धन्यवाद। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द MHA प्लीज। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री अग्रवाल ने आपको सूचित किया है, कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के प्रति संबोधन था उसमें दो अहम बातें कही गई थी। पहली ये कि जो लॉकडाउन पूरे देश में है उसकी अवधि बढ़ा के 3 मई तक करी जा रही है, और दूसरी बात ये थी कि देश के हर क्षेत्र को, चाहे वो कस्बा हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे जिला हो, इन सभी क्षेत्रों में लॉकडाउन का क्रियान्वयन कैसा हुआ है उस पर उसकी एक समीक्षा की जाएगी, और जो क्षेत्र इस पे खरे उतरेंगे और जो संक्रमण की दृष्टि से और अन्य प्रकार से संवेदनशील नहीं होंगे, जो हॉटस्पॉट्स नहीं होंगे, जैसा कि मिस्टर अग्रवाल ने बताया, उन क्षेत्रों में 20 अप्रैल से कुछ राहतें दी जाएंगी, कुछ गतिविधियों में कुछ छूट दी जाएगी।
तो और इस बात से ये भी साफ था कि 20 अप्रैल तक कम से कम जो अभी के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश हैं, जो 24 मार्च के आदेश के तहत जारी किए गए हैं, वही लागू रहेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के इन दिशा निर्देशों के अनुरूप गृह मंत्रालय ने कल एक आदेश पारित किया और उस आदेश के तहत जो लॉकडाउन है उसको 3 मई तक उसको बढ़ाया गया। आज गृह मंत्रालय ने एक और आदेश पारित किया है जहां ये कहा गया है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन्स नहीं हैं, जो संवेदनशील नहीं हैं, वहाँ कुछ जो जरूरी गतिविधियाँ हैं उनमें कुछ राहतें दी गई हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये राहतें उन्हीं क्षेत्रों में हैं जो हॉटस्पॉट्स नहीं हैं और इनकी 2 अलग शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि जो भी लॉकडाउन के दिशा निर्देश हैं वो उनकी कड़ी अनुपालना होनी होगी इन क्षेत्रों में, और जो भी गतिविधियां हैं जिनमें राहतें दी जा रही हैं उनको क्रियान्वित करने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से कुछ प्रारंभिक कार्यों को लागू वहां पे करना आवश्यक है। तो ये एक आदेश आज जारी हुआ है गृह मंत्रालय द्वारा, और इसी आदेश के साथ एक कंसोलिडेटेड रिवाइज गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिनके तहत ये बताया गया है कि परमिटेड गतिविधियां क्या क्या हैं उनका उल्लेख किया गया है। और उल्लेख करने के साथ साथ 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें इन गाइडलाइंस में कही गई हैं। पहला तो जितने भी जिला अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट हैं भारत के, उन सभी को कहा गया है कि जो नेशनल कोविड डायरेक्शंस हैं, राष्ट्रीय कोविड निर्देश हैं, जैसे कि मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है, 5 से अधिक लोगों के समूह में इकट्ठा होना वर्जित है, इस तरह के जो नेशनल कोविड डायरेक्शंस हैं उनकी अनुपालना सख्ती से होगी। उसका अगर कोई उल्लंघन होता है तो उस पर पेनल्टी जारी की जाएगी। एक ये बात कही गई है इन गाइडलाइंस में। और दूसरी बात ये कही गई है कि जितने भी औद्योगिक या वाणिज्यिक या और भी कार्य स्थल हैं, वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल SOP जो सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से बनाया गया है और जो इन गाइडलाइंस के साथ संलग्न है, उसकी अनुपालना होना आवश्यक है। तो जो ये आज गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, इसका जो सार है वो ये है कि जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी के मन में कि लॉकडाउन जारी नहीं है, लॉकडाउन जारी रहेगा। और लॉकडाउन जारी के रहने के साथ साथ कुछ इस तरह के कोविड डायरेक्शंस हैं या SOPs हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से, संक्रमण से अपने को बचाने की दृष्टि से, जैसा कि गृह मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि लार्ज आउटब्रेक्स को कंटेन करने की दृष्टि से जो ज़रूरी हैं उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है। अब मैं आता हूँ कि क्या ऐसी गतिविधियाँ हैं, क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ राहतें दी गई हैं। तो इसमें प्रमुख है ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू द रूरल इकोनॉमी। इस दृष्टि से सर्वप्रथम जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं, ग्रामीण इलाकों में जो भी मजदूर हैं जो मनरेगा के कामों में संलग्न होना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, उन सभी को अब एक रास्ता मिलेगा सम्मिलित होने का। लेकिन इसमें भी ये शर्त है कि उनको मास्क पहनने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग उनको ऑब्जर्व रखनी होगी। लेकिन मनरेगा के काम में मनरेगा के तहत जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अब अवेलेबल होंगी। और इसी के साथ साथ ये भी जोर दिया गया है कि जो मनरेगा के काम हैं उसमें ज़्यादा प्राथमिकता, ज़्यादा प्रायोरिटी जो सिंचाई के काम हैं, जो जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के काम हैं, उसमें देनी चाहिए, उसमें देनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि जो कृषि क्षेत्र है, जो हमारी पहले के गाइडलाइंस थी उसमें भी लगभग हमने पूरे कृषि क्षेत्र को खोला हुआ था। कृषि क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें जो भी लोग संलग्न हैं, जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ये इस तरह के दिशा निर्देश थे, उन्हीं को हमने फिर से रिपीट किया है। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग
का जितना भी डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, जितना भी विकेंद्रीकरण हो सके, उतना स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वो करें, जिससे कि किसानों को जो खेती करते हैं उन सभी लोगों को अपने विपणन में या खरीद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसके अलावा पशुपालन, मछली पालन, बागवानी के पूरे इकोसिस्टम में भी लोगों को काम करने की अब अनुमति मिलेगी। और विशेषता मैं कहना चाहूँगा कि एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन में जो जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जो सप्लाई चेन्स हैं, उसमें अब काम किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में जो रूरल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऐसे उद्योग हैं जो ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं, यानी कि जो म्यूनिसिपल बाउंड्रीज़ के बाहर हैं, उनमें भी अब काम करने की छूट है। लोग बाग वो सब काम कर सकते हैं। और इसमें फूड प्रोसेसिंग पे बल दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको उनमें अब काम करने की उनको अनुमति है। कॉमन सर्विस सेंटर्स कई हैं ग्रामीण इलाकों में, जहां से लोग बाग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो बिल्स इत्यादि हैं उनका भुगतान कर सकते हैं, उनको भी अब चालू रखा जा सकता है। स्वास्थ्य का जो सारा, हेल्थ का जो सारा इकोसिस्टम है वो चालू है। उसमें कोई भी गतिविधि नहीं है जिस पर कोई रोक है, और ये बहुत अहम है इस आज के परिप्रेक्ष्य में, जब हम पूरा देश जो है संक्रमण के अगेंस्ट जो है ये लड़ाई लड़ रहा है। तो इसको भी हमने इन गाइडलाइंस में इस चीज़ को भी स्ट्रेस किया है। जो एसेंशियल गुड्स हैं, आवश्यक सामग्री हैं, उनकी भी जो सप्लाई चेन है, या जो दुकानें हैं, जो किराना की दुकानें हैं, जो नेबरहुड्स की जो दुकानें हैं, वो खुली रह सकती हैं या एसेंशियल गुड्स बेच सकती हैं, जिससे कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये मैंने आपको बताया संक्षिप्त में कि जो हमारी आज की गाइडलाइंस इशू हुई हैं उनके पीछे उद्देश्य क्या है, उसमें हमने क्या शर्तें रखी हैं, क्या हमारा ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव है कि जो संक्रमण के दृष्टि से जो सेफ्टी या जो सुरक्षा की ज़रूरतें हैं उनको किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और कुछ जो अहम गतिविधियां हैं जिसमें राहतें दी गई हैं उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। धन्यवाद। ऑनलाइन क्वेश्चन है पर ICMR। हैज इट बीन नाउ फाइनलाइज्ड that the novel coronavirus originated due to bats only? What is the latest report about its origin that spread this pandemic? ये जो कोरोना वायरस होता है ये बैट्स के अंदर भी पाया जाता है। चाइना में जो भी रिसर्च हुआ उसमें एक चीज़ का पता चला कि जो वायरस हम लोगों में आया है वो या तो बैट्स में का वायरस ऐसे म्यूटेशंस डेवलप हुए जिससे वो इंसान के अंदर भी जाने की क्षमता रखता होगा और बीमारी करता होगा, उस किस्म का विषाणु बन गया और आया। नहीं तो दूसरा एक कहा जाता है कि ये बैट से पैंगोलिन करके एक मैमल है इंसान के वैसे, उसके अंदर आया होगा और वहाँ से वो इंसान में आया होगा। लेकिन ये सवाल शायद इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हमने बैट्स के इसमें जो इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं उनके कोई विषाणु पाए जाते हैं क्या, इसका सर्वेलेंस शुरू किया था। उसमें हमको दिखा कि दो किस्म के बैट्स जो होते हैं उनमें कोरोना वायरस दिखाई दिया, लेकिन वो बैट का कोरोना वायरस था, वो इंसानों में आने की काबिलियत का नहीं था। बैट से इंसान में आने की घटना एक सादे तौर पे समझाने के लिए बोलता हूँ, 1000 साल में एक आध बार होती होगी। जब कोई वायरस स्पीसीज चेंज करता है तो वो बहुत रेयर इवेंट होती है और उस किस्म से वो इंसानों में आता है। मिस्टर रवि, न्यूज़ 18। मेरा सवाल लव सर से है कि अभी तक आपने जो जिलों का जिक्र किया, तो अभी तक पूरे देश में कितने जिले प्रभावित हैं जहां पर एक भी केस आए हैं?
सर, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने अपने सारे जितने भी ज़िले हैं जो स्टेट से इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हॉटस्पॉट्स या रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कुछ केसेस आए हैं, और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो आज हमने जो स्टेट्स को लिखा है उसके हिसाब से हमने उनको बताया कि जहां पर भी मुख्यतः केसेस आए हैं, जो भी केसेस हमारे मतलब जिस जिलों से ज़्यादा आ रहे हैं वो हॉटस्पॉट के अंदर उसके तहत डिक्लेयर किए जाएंगे। उसके तहत वहाँ पर कंटेनमेंट प्लान ऑफ एक्शन किया जाएगा। उसमें करीब जो अभी कल तक का डिटेल्स हैं ये आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगा कि एक रोलिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। तो उसमें करीब 170 जिले पाए गए हैं जो हॉटस्पॉट डिक्लेयर होंगे, 170। और इसके साथ ही जो नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कुछ केसेस और पाए गए हैं जिनको हमने हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान इंप्लीमेंट किया जाए और उनको पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं तो उससे पहले ही उनको रोका जाए। वह करीब 207 जिले हैं। इसके साथ ही तीसरा इशू इसमें यह है कि हमने उन्हें कहा है कि हॉटस्पॉट जिले जो हैं उनके लिए जहाँ पर भी डबलिंग रेट यानी कि जहाँ पर केस के बढ़ने की गति काफ़ी ज़्यादा है उनको भी हॉटस्पॉट्स में डिक्लेयर किया जाए। जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर इसकी एनालिसिस की जाए और उसके तहत उस पर कार्य किया जाए। साथ ही हमने स्टेट्स को ये भी कहा है कि जो ये हॉटस्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इसके अलावा बिकॉज स्टेट्स इस बैटल को फील्ड पर लड़ रही हैं, इसके अलावा एडिशनल एरिया वो अगर कोई हॉटस्पॉट के रूप में डिक्लेयर करना चाहें, एडिशनल मेजर्स लेना चाहें तो वो ले सकती हैं। एक और इस बीच कोरोना के खिलाफ जंग पर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश से मुरादाबाद में कोरोना के मरीजों के परिवार वालों को क्वारंटीन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। आरोप है कि लोगों ने एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि इस हमले में एम्बुलेंस में बैठे स्वास्थ्य कर्मी और कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुछ डॉक्टरों को बंधक बनाए जाने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को वहां भेजा गया। इस बीच सीएम योगी ने आरोपियों पर रासुका लगाने की बात कही है और कहा है कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये तस्वीरें उस वक्त की जब पथराव हो रहा था स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर। यहाँ पे एक पेशेंट को लेके जा रहे थे और जाने के बाद में मैंने सर से कहा कि अगर यहाँ कुछ है तो ले जाओ। उसके बाद में यहाँ से भीड़ आई, मैंने सर की पूरी मदद करी। सर को पूरे स्टाफ को ले जाके एक सेफ जगह बंद कर दिया। मैंने कहा सर यहाँ आप महफूज रहो। ये भीड़ को समझाते समझाते थक गए। जब नहीं मान नहीं, घरों से हेलमेट भी दिए सर पुलिस के ऊपर के किसी चोट ना लगे। सबको सेफ करे हुए हूँ और उसके बावजूद मुझे यहाँ पे मोहरा बना के बिठा दिया। बताइए। यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिसके संबंध में उनके फर्स्ट लेयर कांटेक्ट फैमिली के सदस्यों आदि की क्वारंटाइन और आइसोलेशन की प्रक्रिया प्रचलित थी। तो उसके संदर्भ में मेडिकल टीम और पुलिस टीम यहाँ पर आई थी। तो जब परिवार वाले इस सब में अपने बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान सडनली ये काफ़ी घना इलाका है, डेंस गलियों में से 100-150 का एक भीड़ आई और पथराव करके यहाँ से भाग गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी और एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हुई है। और यहाँ पर जो फैमिली के लोग हैं उनको हम लोग अब आगे क्वारंटाइन की प्रक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जिन लोगों ने इस प्रकार की खुराफात करी है उनकी शिनाख्त करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, ये बात समझ से परे है, जहां कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ाई लड़ी जा रही है, ऐसे में अगर एक शख्स की मौत हुई है और उसके परिवार के लोगों को क्वारंटीन करने पहुंची है स्वास्थ्य विभाग की टीम, तो इतना हंगामा क्यों किया गया? देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग या पुलिसकर्मी इसीलिए पहुंचते हैं कि आप सुरक्षित रहे और आपका परिवार सुरक्षित रहे, और ये एक प्रक्रिया है कि क्वारंटाइन करने के लिए सरकार ने आदेश दिया। और जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, लोगों ने हमला कर दिया और उसके बाद पुलिसकर्मी को, स्वास्थ्यकर्मी को चोट आई, एम्बुलेंस को तोड़ दिया गया, जिस पर कार्रवाई करने की बात गई। अब तक 1 दर्जन लोगों को अरेस्ट किया गया है प्रीति, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो भी संपत्ति नुकसान हुई है
उसकी भरपाई उन्हीं उपद्रवियों से की जाएगी। साथ ही सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी ने कही है कि इन सभी के ऊपर रासुका और आपदा अधिनियम के अंतर्गत जो धाराएं लगती हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। आपने रासुका का जिक्र किया है, उसी से संबंधित सरकार ने क्या कहा है वो बता देते हैं। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हुए हमले पर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और एनएसए लगाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। अभी मुरादाबाद में एक घटना आई है आपके संज्ञान में, आप लोगों ने रिपोर्ट किया है, जहां पर स्वास्थ्य टीम गई थी। कल एक व्यक्ति की डेथ हुई थी और उसी के क्रम में उससे जुड़े हुए लोगों की जब स्वास्थ्य टीम लेकर जा रहे थे, कुछ लोगों ने पत्थर फेंका था। एक डॉक्टर को चोट लगी है, उनको 3 टाके लगे हैं। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है, ऐसे लोगों पर बहुत सख्ती से कार्रवाई हो, उन पर एनएसए भी लगाया जाए और जो भी नुकसान हुआ है, शीशे वगैरह कुछ टूटे हैं एम्बुलेंस के, ऐसे नुकसान की भरपाई भी इन लोगों से की जाए। अजीत, एनएसए लगाने की तैयारी में सरकार है, ऐसे में अब हालात क्या है इस इलाके में? देखिए, बिल्कुल हालात को पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है प्रीति, और 12 से 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है और कौन कौन से लोग शामिल थे। सीएम की तरफ से साफ तौर पर कहा कि इन सभी लोगों पर रासुका के तहत, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए और जितनी संपत्ति का नुकसान है उसकी संपत्ति की भरपाई इन्हीं से की जाएगी। जिस तरह हिंसा के दौरान सीएम ने आदेश दिया था लोगों की संपत्तियों को कुर्क किया गया था, तो अब सरकार की तरफ से कहा गया कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी या सफाई कर्मी जो इस अभियान में महामारी के दौर में लगे हुए हैं सेवा के लिए, उनके ऊपर अगर कोई इस तरह हमला करता है, उपद्रव करता है, तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेने में पीछे नहीं हटी। और इसीलिए सीएम ने तत्काल मुरादाबाद जिला इस बीच खबर ये भी आई कि कुछ डॉक्टर को बंधक बनाया गया है, क्या अब उन्हें छुड़ा लिया गया है? देखिए, बिल्कुल जो लोग उस गली में फंसे हुए थे उनको रोकने की कोशिश की गई थी, जो वहां उपद्रवी थे, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया, क्योंकि पुलिस चौतरफा वहां पहुंच गई, पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच गई, तो 3 प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। तो अब उन लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया गया जिन लोगों ने इस पूरे उपद्रव को अंजाम दिया था और टीम पर हमला किया था। जी अजीत, धन्यवाद जानकारी के लिए। खबर को ट्रैक करते रहिए, अपडेट के लिए आपके पास हम लौटेंगे। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद की, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। अब सोचिए, जहां संक्रमण से लड़ाई लड़नी है और ऐसे व्यक्ति के परिवार को संक्रमित, जिसकी मौत हुई है, उसके परिवार को क्वारंटीन करने अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है, तो ये नजारा, ये तस्वीर सामने आती है जो वाकई में चिंता की बात है। जो आपके लिए आपकी मदद करने पहुंचे, अगर इलाके के लोग उन पर पथराव करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, कैसे कोरोना संक्रमण से हम लड़ेंगे? अजीत, अगर इस वक्त आप हमारे साथ दोबारा लाइन पर जुड़ गए हैं तो मैं आपके पास दोबारा आना चाहती हूं, लेकिन ये 2 तस्वीरें आपको बता दें। जांच टीम पर पथराव किया गया है, डॉक्टरों को बंधक बनाया गया इस दौरान, और इस बीच सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि आप अगर इस तरह की कार्रवाई करेंगे, इस तरह की हरकत करेंगे तो रासुका भी लगेगा आप पर, उसी के तहत कार्रवाई होगी। तो अब समझ जाइए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है। इस बीच लॉकडाउन पार्ट 2 के पहले ही दिन यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने आज से ही ऑनलाइन स्टैंप और रजिस्ट्री का काम शुरू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही योगी सरकार ने राज्य में 20 अप्रैल से निर्माण कार्य भी शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें सड़क, एक्सप्रेसवे और हाउसिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं। हालांकि इसके लिए निर्माण के काम में लगे लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने की भी शर्त रखी गई है। योगी सरकार ने पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और एलपीजी सिलेंडर के सभी आउटलेट भी खोलने के निर्देश दिए हैं। इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी होगा। भारत सरकार ने आदेशित किया है अपनी गाइडलाइंस में, उसके अनुरूप निर्माण कार्य पर भी अब अनुमति होगी 20 अप्रैल से, यानी 19 तारीख की रात 12 बजे के बाद 20 अप्रैल से की तारीख से बड़े निर्माण कार्यों को प्रारंभ किए जाने की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान किए जाएंगे। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इन परियोजनाओं में सड़क, एक्सप्रेसवे, हाईवे, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का निर्माण, ये जो है उसमें शामिल है। हमारे प्रदेश में जो औद्योगिक इकाइयाँ एक निर्धारित पेरीमीटर में हैं, एक निर्धारित जो है एरिया में है, 4 दीवारी से घिरी हुई है, वो अगर अपने स्टाफ की और अपने कर्मचारियों की व्यवस्था कर लेती हैं तो उनको भी अनुमति अब जो है 20 तारीख से दे दी जाएगी। प्रदेश में जो भी रुके हुए स्टैंप या रजिस्ट्री के काम हैं वो अब शुरू हो जाएंगे। सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो है
विद इन सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत मिनिमल कर्मचारियों के साथ उसको कार्य करने की अनुमति स्टैम्प डिपार्टमेंट द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार कर दिया गया है। न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्यालय भी जो है खोलने के आज से आदेश हो गए हैं। लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू होते ही बिहार के मोतिहारी और औरंगाबाद में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आनी शुरू हो गई हैं। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जब पुलिस वालों के साथ सरकारी अफसर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाने गए तो लोगों ने हमला बोल दिया। उधर औरंगाबाद के गो इलाके में लोगों का सर्वे करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए गई थी, लेकिन लोगों के हमले के बाद बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से लौटी। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बिहार के मोतिहारी की और बिहार के औरंगाबाद की, जहां पर कैसे हमला किया जा रहा है स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर। उन्हें अपने काम को अंजाम देने से रोका जा रहा है। और ये तस्वीरें कमोबेश बिहार के दो हिस्से हैं, वहां से तो सामने आ रही है, लेकिन अलग अलग जगहों से भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। जब स्थिति वहाँ उग्र होने की सूचना मिली तो हम लोग तुरंत अपने सभी मौजूद उपलब्ध सुरक्षा कर्मियों और पदाधिकारियों के साथ गए और इनको वीडियो हसीदी को वहाँ से रेस्क्यू किया। वहाँ भीड़ काफ़ी उग्र हो गई थी और सबसे पहली प्राथमिकता थी कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी अपने पदाधिकारी कर्मी जो स्वास्थ्य टीम के हैं, हमारे लोग डॉक्टर थे, हेल्थ मैनेजर थे, उनको वहाँ से रेस्क्यू करके निकाला जाए। हाँ, हम लोग जो ही गाँव में इन किए, वहाँ से पूछताछ वहाँ हम लोग शुरू किए। तभी 50-60 के संख्या में वहाँ के लोग जुट करके हम लोग के गाड़ी पर अटैक कर दिया और ड्राइवर को खींच करके मारने लगा, डॉक्टर साहब को मारने लगा, हम लोग पे तो खींचातानी पूरा करने लगा, शीशा लाठी से रड से शीशा पे मारने लगा। यूपी के वाराणसी से खबर है, जहां सीआरपीएफ के जवान मास्क बनाने के काम में लगे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक मास्क पहुंचाने के मकसद से सीआरपीएफ के जवान रोजाना 250 से 300 मास्क बना रहे हैं। लॉकडाउन के पहले दिन से ही सीआरपीएफ के जवान रोज अलग अलग इलाकों में निकलते हैं और 100 घरों से संपर्क करके बटालियन का हेल्पलाइन नंबर देते हैं और लोगों की जरूरत के हिसाब से घर घर खाने पीने का सामान और मास्क जैसी चीजें सप्लाई करते हैं। इधर मुंबई के बाद गुजरात के सूरत में भी अपने घरों में लौटने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। ये वाकया सूरत के वराछा इलाके का है, जहां दूसरे राज्यों से काम के लिए आए लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। लॉकडाउन की तारीख बढ़ने के बाद 1000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए। सूरत के वराछा और अश्विनी कुमार इलाके में रहने वाले इन लोगों में कई लोगों ने मास्क लगा रखे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही थी। ये लोग सूरत की फैक्ट्रियों में काम करते हैं और अपने घर वापस जाने के लिए साधन देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने इन लोगों को समझाकर वापस भेज दिया और इनके खाने का इंतजाम करने का भरोसा दिया। हमारी यही रिक्वेस्ट थी कि हम अपने सीएम तक ये मैसेज देना चाहते थे सर, और हम लोगों का ये करना हमको भी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें। बिहार के गया से खबर है, जहां एक गांव में कुछ लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने के सामने हंगामा कर दिया। लोगों ने लॉकडाउन में आने जाने पर रोक लगाने के खिलाफ हंगामा किया। आरोप है कि बाइक पर मरीजों को ले जा रहे लोगों के साथ भी मारपीट हुई। हंगामे को देखते हुए पुलिस ने लोगों को फटकार लगाई और सख्ती बरतने की चेतावनी देकर उन्हें वापस भेजा। बात करने पे आप गाली बकते हैं, डायरेक्ट गाली बकते हैं आप बोले कि बाहर जाओ, अभी काम करते बाहर नहीं जाइए। और इधर राजस्थान के बीकानेर से खबर है, जहां लोगों ने पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर फूलों की बारिश कर उनका सम्मान किया। शहर के एसपी प्रदीप मोहन शर्मा बीकानेर के बाबूबारी इलाके में गए थे, जहां लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से घरों में रहने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की। मध्य प्रदेश के इंदौर के कुछ लोगों पर लॉकडाउन के बीच निजी गाड़ी बुक कर सतना जाने का आरोप लगा है। इंदौर जैसे राज्य के बड़े शहरों से लॉकडाउन के बीच निजी गाड़ी का निकलना प्रशासन की ओर से बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। दावा है कि इस दौरान न तो वाहन को रोका गया और न ही गाड़ी में बैठे दर्जन भर लोगों से कोई पूछताछ हुई। हालांकि सतना से इंदौर लौटने पर गाड़ी को जब्त कर ड्राइवर और उसके साथी को हिरासत में लिया गया।
वहीं सभी यात्रियों की मेडिकल जांच की जा रही है। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग के बीच असम में नए साल की शुरुआत का त्योहार रंगोली बिहू मनाया गया। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में अपने घर में दिया जलाया। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना से जारी जंग के बीच लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी और लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री की अपील पर राज्य भर में लोगों ने अपने घरों में ही रहकर रंगोली बिहू के मौके पर दीपक जलाए। छत्तीसगढ़ के बालोद से खबर, जहां लॉकडाउन के बीच लोगों की भीड़ दिखाई दी है। भीड़ ग्रामीण बैंकों के बाहर दिखाई दी, जहां बड़ी संख्या में लोग पैसे निकालने पहुंचे। इस दौरान ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और ना ही लोगों ने मास्क लगाया। लोगों के खाते में सरकार की तरफ से पैसे डालने की सूचना मिलते ही लोग बैंक पहुंचे और वहां भीड़ जुट गई। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद नजर आई। केरल के आलपुझा में लॉकडाउन की वजह से राजस्थान से वहां गए हुए कलाकारों की समस्या सुलझने के लिए कुछ लोग सामने आ रहे हैं। ये कलाकार कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं, जो अपनी मूर्तियां बेचने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी मूर्तियां नहीं बिक रही और उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में उन्होंने राज्य के वित्त मंत्री से एक ऑनलाइन ऐप के जरिए मदद मांगी है। हालांकि ये ऐप किसानों की फसल की बिक्री के लिए काम करती है, लेकिन कलाकारों की समस्या को देखते हुए कुछ युवक कलाकारों की मदद करने और उनकी मूर्तियों की बिक्री करवाने में जुट गए हैं। इधर यूपी के नोएडा में हॉटस्पॉट बनाए गए कई इलाकों को सील किए जाने के बाद वहां सामान नहीं पहुंचाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सेक्टर 27 में रहने वाले लोगों का आरोप है कि उनके इलाके को सील तो कर दिया गया, लेकिन राशन से लेकर जरूरत की दूसरी जो चीजें हैं वहां नहीं पहुंच पा रही हैं। प्रशासन ने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से लोगों को सामान लाने के लिए खुद ही निकलना पड़ रहा है। जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं और प्रशासन की व्यवस्था से नाराज भी हैं। केरल की कोच्चि से खबर है, जहां लॉकडाउन के बावजूद प्रार्थना सभा आयोजित करने के आरोप में एक पादरी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। दावा है कि लॉकडाउन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते हुए चर्च के पादरी ने प्रार्थना सभा बुलाई। और इधर बिहार के अररिया में तबलीगी जमात से जुड़े 18 विदेशी नागरिकों को वीजा उल्लंघन मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये जानकारी आ रही है कि दिल्ली से तबलीगी जमात के लोग बड़ी संख्या में अररिया आए थे, जिनमें से कई की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया, जबकि इनमें से जिन विदेशी नागरिकों की कोरोना जांच कराई गई तो सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और इन पर वीजा उल्लंघन का केस दर्ज किया है। तबलीगी जमात से लौटने वालों की सूची 352 है अररिया में। 352 जो है दिल्ली से अररिया लौटे हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति ने 352 लोगों की सूची जारी की है, जिसमें कि दिल्ली में ही 191 लोग अभी क्वारंटीन में हैं। अररिया 161 आए हैं, जिसमें कि अररिया जिला प्रशासन ने 52 लोगों की सूची जारी की है, उनको आइडेंटिफाई किया है, जबकि ट्रेसलेस जो हैं 109 हैं। और हम ब्लॉक की बात करें तो अररिया ब्लॉक में अभी तक 30, फारबिसगंज में 7, पलासी में 7, जोकीहाट में 5 और नरपतगंज में 3 लोग शामिल हैं, जो कि इस तबलीगी जमात से दिल्ली से लौटे हैं। और जिला प्रशासन ने जिन्हें 52 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, डीएम ने साफ तौर पे बताया है कि उनको जो है क्वारंटीन पर रखा जा रहा है, होम क्वारंटीन पे रखा जा रहा है। ऐसे लोग से न्यूज़ 18 भी कहता है कि जो आप विदेश से आए हैं और आप बाहर से आए हैं, दिल्ली के मरकज़ से आए हैं, तो आप खुद ब खुद घर से बाहर निकलिए और अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराइए। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी को बचाना है तो आप यदि अपने इस कोरोना संक्रमण को यदि छिपा रहे हैं, यदि आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं, तो ये एक गंभीर अपराध है। बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर आइए और अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराइए। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया।
और इधर लॉकडाउन बढ़ने के बाद उत्तराखंड के टिहरी में दूर दराज के इलाकों में राशन संकट गहराता जा रहा है। टिहरी के मुखमाल गांव और दीन गांव समेत कई जगहों पर लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। अब लॉकडाउन बढ़ने की वजह से लोगों को राशन नहीं मिलने की चिंता सता रही है। हालांकि जिला पूर्ति अधिकारी ने 3 महीने का राशन भेजने का दावा किया है और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते पर एक तेंदुआ आराम से घूमता दिखाई दिया। तेंदुए की यह तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। ये तेंदुआ वैष्णो देवी मंदिर जाने के ताराकोट मार्ग पर टहलता नजर आया। लॉकडाउन की वजह से जम्मू का वैष्णो देवी मंदिर भी पिछले लगभग 3 हफ्तों से बंद है और तीर्थ यात्रियों के न आने जाने की वजह से इन रास्तों पर सन्नाटा पसरा रहता है और शायद ऐसी वजह से अब इस रास्ते पर तेंदुआ पहुंच गया है। अगली खबर गुजरात के जूनागढ़ से है, जहां जू में जानवरों को सैनिटाइज करने का काम तेजी से हो रहा है। जानवरों को कोरोना से बचाने के लिए अंबरडी सफारी पार्क, देवलिया सफारी पार्क और सक्करबाग जू में जानवरों पर दवाइयों का छिड़काव किया गया। जूनागढ़ के जू में गिर के कुछ और भी रखे हुए शेर हैं, इसीलिए चिड़ियाघर में वन विभाग ने डॉक्टरों की एक टीम को तैनात किया है जो जानवरों की सेहत पर नजर रख रही है। ओडिशा में कोरोना के मरीजों की संख्या 60 तक पहुंच गई है, जबकि अकेले राजधानी भुवनेश्वर में ही 46 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना से जंग लड़ने के लिए भुवनेश्वर नगर निगम पूरी तरह मुस्तैद है। नगर निगम के कर्मचारी और पुलिस ने मिलकर पूरे शहर को ड्रोन की मदद से सैनिटाइज किया। शहर की इमारतों और सड़कों पर भी केमिकल का छिड़काव किया गया। ड्रोन 30 किलो का वजन उठा सकता है, जिसमें 15 किलो केमिकल रखा गया और छिड़काव किया गया। अकेले भुवनेश्वर में ही कोरोना के कुल 46 मरीज हैं, जबकि पूरे ओडिशा में भी लगातार कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या को कम किया जाए। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना से ठीक होकर घर लौटे लोगों का आरती करके स्वागत किया गया। पिछले कुछ दिनों से नागपुर कोरोना का रेड जोन बना हुआ है। यहाँ 56 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 11 लोग ठीक हो चुके हैं। इनमें से 3 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। अस्पताल से घर लौटे इन लोगों ने डॉक्टरों और नर्सों का शुक्रिया अदा करते हुए लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। श्री संजीवा जी, Dr. Hank, our country representative, WHO for India, other WHO officials sitting in the regional office, my director of NCDC, Dr. Sujit Singh, Dr. Ramesh, Dr. Pankaj, all the other health officials, more particularly we heard the 3 health secretaries from Karnataka, Maharashtra and Bihar. And I know that I am joined today by many state government health officials, officials of the national health missions also at many places, over 390 medical officers of WHO working in the field, and also about over 1,000 field monitors. It's a very, very privileged moment for me to be with all of you. I know that we are in troubled times. We are not meeting at a very happy occasion, but I know that time and again the Government of India and WHO together has shown its ability, its competence and its prowess to the whole world. I became a little nostalgic when Dr. Poonam Khetpal Singh ji mentioned and reminded all of us about the polio eradication movement and also about the birth of the National Polio Surveillance Team in 1997.
I fondly remember because when we started the polio eradication movement in 1994, we were very strongly supported in Delhi by the World Health Organization.